हूँ बच्चों, आप सब खैरियत से हैं? जी मैं भी खैरियत से हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। बड़ा मज़ेदार तो होमवर्क था, आपको अपनी राय लिखनी थी, ठीक है। अच्छा, हमारे पास आज आपकी क्लास का 7वां सबक शुरू होने जा रहा है। ये सबक इंतहाई अहमियत का हामिल है। वैसे तो आपके पास किताब में कोई सबक ऐसा शामिल नहीं किया जाता जो कि बेमायनी और बेमकसद हो। हर सबक का कोई ना कोई मकसद होता है। ये सबक अपनी नौइयत के एतबार से इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस सबक में दीन और दुनिया दोनों के लिए पैगामात हैं। लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान साहब हैं। सबक का नाम है गुज़रा हुआ ज़माना। मुसन्निफ़ का तारुफ़ लीजिए। सर सैयद अहमद ख़ान साहब 1817 में पैदा हुए और 1898 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। बर-ए-सग़ीर में मुसलमानों की जदीद तहज़ीब के बानी समझे जाते हैं। बेमिसाल मौर्रिख़, सहाफ़ी, माहिर तालीम, मुसल्लह और सियासतदान थे। जदीद तालीम के लिए मुसलमानों का पहला कॉलेज अलीगढ़ में 1877 ईस्वी में और मुस्लिम कौमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मोहम्मदन एजुकेशनल 1886 ईस्वी में कायम की। इनकी पैरवी करने वालों में अल्लामा इकबाल के उस्ताद मौलवी मीर हसन शामिल थे। ये था तारुफ़। अच्छा, सबक जो आपके पास शामिल किया गया उसके मकासद देखें जो किताब में लिखे हैं वो ये हैं। मुआशरती इस्लाह में मज़ामीन के किरदार और अहमियत को समझना, यानी कि जो मुआशरा में सुधार पैदा होता है मज़ामीन के ज़रिए किस तरीके से हो सकता है, इस बात की अहमियत को समझना। ये जो इन्होंने मज़मून लिखा है। दूसरा, इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त से रोशनास हो सकें। तीसरी चीज़, मज़मून निगार के मकसूद का इदराक हासिल कर सकें कि उसका मकसद क्या है, वो हमें क्या पैगाम देना चाह रहा है। नंबर 4, इमला और हिज्जे की गलतियाँ दुरुस्त करना सीख सकें। सही है। सबक का नाम गुज़रा हुआ ज़माना, यानी कि जो दौर गुज़र गया आपका। आपको क्या करना है, आपके पास ये सबक कितने 5 हिस्सों पर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर लाइन पड़ी हुई है नंबर 1 के साथ। उसमें आपको जो बात इस हिस्से में पढ़ी आपने, उससे मुताबिक इस हिस्से को सबक के नाम देना है, ठीक है। बरस की आखिर रात को एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। आखिर रात, साल की आखिरी रात को। रात भी डरावनी और अंधेरी है, घटा छा रही है, बिजली तड़प रही है, आंधी बड़े ज़ोर से चलती है, दिल कांपता है और दिल घबराता है। दिल कांपता है और दम घबराता है। बुढ़ा नहायत गमगीन है, मगर उसका गम ना अंधेरे घर पर है, ना अकेलेपन पर, और ना अंधेरी रात और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, और ना बरस की आखिर रात पर। फिर क्यों परेशान है? यही वजह हो सकती है। घर अंधेरा है, अकेला बैठा हुआ हूँ, पता नहीं ना मालूम जो हमारे पास मखलूक़ात हैं उनका खौफ होता है, अकेले होने का होता है, बारिश की जो बिजली चमक रही है उसके गिरने का होता है, लेकिन इसको किसी बात का खौफ नहीं है। फिर किस बात का खौफ है? वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है और जितना ज़्यादा याद आता है उतना ही ज़्यादा उसका गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आंखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। पिछला ज़माना उसकी आंखों के सामने फिरता है, अपना लड़कपन उसको याद आता है, जबकि उसको किसी चीज़ का गम और किसी बात की फ़िक्र दिल में ना थी। रुपया अशरफी के बदले रेवड़ी और मिठाई अच्छी लगती थी। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन उसको प्यार करते थे। पढ़ने के लिए छुट्टी का वक्त जल्द आने की खुशी में किताबें बगल में ले मकतब में चला जाता था। छोटे बच्चों की कैफियत बयान की गई है बड़ी खूबसूरती से। अगर आप वो जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके आगे एक अपने बड़ा नोट रख दें कोई ज़्यादा मालियत का, और एक जगह मिठाई और रेवड़ी उसकी पसंद की जो भी चीज़ हो वो रख दें,
तो बावजूद इसके कि वो कम पैसों में वो चीज़ आ सकती है और वो ज़्यादा पैसे लेके वो वाली चीज़ ज़्यादा ख़रीद सकता है, लेकिन मासूम बच्चा क्या करता है, जो उसकी पसंद की खाने की चीज़ है वो उठाता है, रुपया पैसा नहीं लेता। एक वो बयान किया गया। दूसरा, जब बच्चे स्कूल और मदरसे नहीं जा रहे होते तो घर वाले क्या बोलते हैं, बेटा जल्दी छुट्टी हो जाएगी, जाओ चले जाओ, जल्दी आ जाना। तो छुट्टी जल्दी होने की खुशी में बच्चे फटाफट मदरसे चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, हालांकि छुट्टी वही टाइम पर होने होती है। मकतब का ख़्याल आते ही उसको अपने हम मकतब याद आते थे। वो ज़्यादा गमगीन होता था और बेख्तियार चिल्ला उठता था, हाय वक्त, गुज़रे हुए ज़माने, अफसोस कि मैंने तुझे बहुत देर में याद किया। यह आपके पास पहला हिस्सा हो गया, पहला हिस्सा चल रहा है अभी। फिर वो जवानी का ज़माना याद करता था। उस आँखों में अंधेरा छाए हुए ज़माने में माँ बाप जो नसीहत करते थे और नेकी और खुदा परस्ती की बात बताते थे, और ये कहता था कि अभी बहुत वक्त है, और बुढ़ापे के आने का कभी ख्याल भी ना करता और ना खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को संवारता और मौत के लिए तैयार रहता। वक्त गुज़र गया, वक्त गुज़र गया, अब पछताए क्या होता है। अफसोस मैंने अपने तईं हमेशा ये कहकर बर्बाद किया कि अभी वक्त बहुत है। ये तो हम सबका अलमिया है ना, इसको मुसन्निफ़ साहब ने उजागर करने की कोशिश की है, अपने तईं यानी कि अपने तौर पर, अपनी जानिब से। अब दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। पहले वाले को आप कोई ज़ेली उन्वान दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, बरस की आखिर रात। ये मैंने बता दिया पहले के लिए। आप चाहें तो कुछ और आपके जहन में आ रहा है तो वो भी दे सकते हैं। इसके बाद अब जो दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, इस पे आपको ख़ुद ही सब हेडिंग या ज़ेली उन्वान देना है। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा और टटोल कर खिड़की तक आया। खिड़की खोली, देखा कि रात वैसी ही डरावनी है। हौलनाक आंधी चल रही है, दरख्तों के पत्ते उड़ते हैं और टहने टूटते हैं। तब वो चिल्ला कर बोला, हाय, मेरी गुज़री हुई ज़िंदगी भी ऐसी ही डरावनी है जैसी रात। ये कहकर फिर अपनी जगह आ बैठा। इतने में उसको अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त आशना याद आए, जिनकी हड्डियाँ कब्रों में गलकर खाक हो चुकी थीं। माँ गोया मोहब्बत से उसको छाती से लगाए आंखों में आंसू भरे खड़ी है, ये कहती हुई कि हाय बेटा, वक्त गुज़र गया। बाप का नूरानी चेहरा उसके सामने है और उसमें ये आवाज़ आती है कि क्यों बेटा, हम तुम्हारे ही भले के लिए ना कहते थे। भाई बहन दांतों में उंगली दिए हुए खामोश हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी है। दोस्त आशना सब गमगीन खड़े हैं और कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसी हालत में उसको अपनी वो बातें याद आती थीं जो उसने नहायत बेपरवाही और बेमुरव्वती और कजखल्की बेमुरव्वती से या बुरे अंदाज में, बेपरवाही, बेमुरव्वती और कजखल्की से अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त आशना के साथ बरती थी। माँ को रंजीदा रखना, बाप को नाराज़ करना, भाई बहन से बेमुरव्वत रहना, दोस्त आशना के साथ हमदर्दी ना करना याद आता था, और उस पर उन गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना, उन गली हड्डियों में से। गली जो गल गई हों, अपनी ताकत खो चुकी हों, गल सड़ गई हों, यानी कि कब्र में जो लोग मर गए उनकी बात कर रहा है कि उन गली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना।
उसके दिल को पाश पाश करता था, रेज़ा रेज़ा, टुकड़ा टुकड़ा। उसका दम छाती में घुट जाता था और यह कहकर चिल्ला उठता था कि हाय वक्त निकल गया, हाय वक्त निकल गया, अब क्यों कर इसका बदला हो। ये हमारा आज का पढ़ने का काम था क्लास में। अब हमारे पास क्लास वर्क में जो करने का काम है वो ऐसा है कि मुझे ही बोर्ड पर कराना पड़ेगा। काम मैं करा देता हूँ, होमवर्क फिर लेंगे आप लोग, मेरे साथ साथ कॉपी करते जाएंगे, समझाता जाता हूँ मैं, काम कराता जाता हूँ। ठीक है, आपको कॉपी करना है और उसके सामने जो गलती हो उसको लिखना है। मेरे पास यहाँ पर जो बोर्ड पर जगह है वो शायद चौड़ाई में कम पड़ जाए। देखें, काम इस तरीके से है। यहाँ पर तो है आपका वही जो नंबर आ जाते हैं, नंबर शुमार। यहाँ पर है आपका गलत लफ्ज़ वाला फ़िक्रा। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ इस हिस्से में लिखना है सही लफ्ज़। ठीक है, और ये आपकी आ गई इसके नीचे लाइन। ठीक है बच्चों, अब पहला जुमला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हो मुबारक। तो इसमें होगा ये, दरअसल आपको गलत फ़िक्रे दुरुस्त करना। मैं पढ़ देता हूँ काम। आपको मालूम है कि गलत फ़िक्रे दुरुस्त करने के लिए जानना ज़रूरी है कि कोई गलत फ़िक्रा क्यों गलत है। इस मश्क में ऐसे गलत फ़िक्रे दिए जा रहे हैं जिनमें इमला और हिज्जे की गलतियाँ हैं, यानी कोई लफ्ज़ गलत लिख दिया गया है। याद रहे कि गलत लिखे हुए तमाम अल्फाज ऐसे हैं जो आप पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं या आइंदा असबाक में आएंगे, या तो आपने पहले पढ़ लिए या फिर आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लफ्ज़ जुमला लिख रहा हूँ जो इन्होंने लिखा है। पहला जुमला है, हो मुबारक तुमको दुनिया के नज़ारे देखना। इस काम को मेरा कराने का मकसद ये है क्योंकि किताब में इन्होंने वो काम दे दिया है जो लफ्ज़ अभी आए नहीं हैं, आगे आएंगे, तो आपको वो शायद पहचानने में भी ना आए, इसलिए उस काम को क्या है कि मैं ही कर देता हूँ। ठीक, उसको हम यहाँ कर लेते हैं। वो लफ्ज़ आप समझ लेंगे कि भाई ये लफ्ज़ ऐसे होता है, तो आगे जब आपके पास आएगा तो आप उसको सही कर सकेंगे। अब देखें, इस पूरे लफ्ज़ में हो मुबारक तुमको दुनिया के नज़ारे देखना। दरअसल ये जो नज़ारा है उसकी ये जमा है, और नज़ारे हम ऐसे नहीं लिखते, बल्कि इसमें जो है ज़े के बजाय ज़ोए आता है। इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया इसको, और आगे इस लफ्ज़ को सही करके लिख दिया नज़ारे। सही है बच्चों, तो ये मेरे पास जुमला सही हो गया, इसको ऐसे ही कॉपी कर लें। उसके बाद दूसरा जुमला लिख रहा हूँ मैं। दूसरा जुमला है, किस कदर ताज्जुब है। ताज्जुब मीन्स हैरत। इसमें जो लफ्ज़ गलत है वो है ताज्जुब। ताज्जुब हम जब भी लिखते हैं तो तेज़ से आता है। ठीक है, ये दूसरा जुमला आपके पास हो गया। तीसरा जुमला है,
पाकिस्तानी चाको चौबंद चाको चौबंद मुहाफिज सरहद की कड़ी निगरानी कर रहे थे। अब ये जो चाको चौबंद है ना, इसमें ये जो चाक है ये इस तरीके से नहीं आते, बल्कि ये दो नुक्तों वाले काफ या कैंची वाले काफ से लिखते हैं चाको चौबंद। ठीक, इसके बाद चौथा जो जुमला है वो है दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। इसमें ये जो कज़ा है मौत, हयात है ना, वो यहाँ क्या है मौत, तो ये जो कज़ा है इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको दुआ से लिखते हैं। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी हो गया। मुझे मज़ीद जुमलों के लिए जगह चाहिए, मैं इन्हें मिटा रहा हूँ। अगला जुमला, 4 जुमले अब तक हम कर चुके हैं। इधर उधर से फिरका वाराना फसादात की खबरें आने लगी। तो फसादात जो है ऐसे नहीं लिखते हैं लड़ाई झगड़े वाले जो है, बल्कि इसको सीन से लिखते हैं, स्वाद के बजाय सीन से लिखते हैं फसादात। दिन को सूरज की महफिल है, शब को तारों की सभा।
शब तारों की सभा बाबा। मैं यहाँ पर जो सही लफ्ज़ था वही, क्योंकि सही लफ्ज़ लिखने की आदत है, वो लिखने जा रहा था। ये दरअसल सीन से आता है, इसके मायने भी महफिल के ही होते हैं। ठीक है, रात को शब को तारों की सभा बाबा। सातवां लफ्ज़, वो सातवां जुमला, इस आलम में कौनो मकान, इस आलम में कौनो मकान के तमाम सानिहात अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्ज़ी से मंसूब करना सही मसलक है। जुमला तो अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन इसमें गलती ये रही, कौनो मकान जब भी आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इस आलम में कौनो मकान। ठीक है, ये हो गए हमारे 7 जुमले। आप लोगों ने ये जुमले कॉपी कर लिए। ठीक है, अब इनको मैं मिटा देता हूँ, मुझे मज़ीद जगह चाहिए यहाँ पर। नंबर 8, हैं तेरे तसर्रुफ़ में ये बादल, ये घटाएं। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है तसर्रुफ़, ये तसर्रुफ़ जो है स्वाद से आता है। खुद ब खुद उठती है दिल में भूख सी, भूख। आपके जो हुक है हलवे वाले है से नहीं बल्कि हाथी वाले है से आता है। ठीक है, और अब 10वां है, तू नामो नसब का जाजी है, पर दिल का
हिजाज़ी बन न सका। ये जो नसब है ना, ये आता है सीन से, हसब व नसब, ख़ानदानी शजरा, ख़ानदानी ताल्लुक़। सही है बच्चों, तो ये था हमारा आज का क्लास का काम जो हमने किया। अच्छा, एक बात और, इसमें वो बच्चे जो अपने निसाब की किताब के साथ साथ वैसे भी मुताला करते रहते हैं, उनको ये जुमले वैसे भी सही करने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। उनको पता होगा यहाँ पर कहाँ पर गलती है इमले की और हिज्जे की। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए मुताला बहुत ज़रूरी है। ये वो अल्फाज हैं कि जिनको आप लिखने में, वो लोग जिनका मुताला वसी नहीं होता, ज़्यादा मुताले की आदत नहीं होती, उनकी नज़र से अल्फाज नहीं गुज़रे होते, वो इस किस्म की गलतियाँ लिखने में बहुत करते हैं। ज़्यादा पढ़ने वाले भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, कंफ्यूज होकर सही लफ्ज़ उन्हें पता होता है लेकिन वक्ती तौर पर गलत कर देते हैं, लेकिन उन्हें याद आ जाता है। लेकिन जिनका मुताला वसी नहीं है वो ये गलती अक्सर कर जाते हैं। ठीक है, तो अपने मुताले को बच्चों वसी कीजिए। आज के लिए आपका होमवर्क है। होमवर्क में क्या है हमारे पास, होमवर्क में बड़ा मुश्किल काम है जो कि मुझे भी नहीं मिल रहा। ये रहा, आज होमवर्क दूंगा और इसमें एक बहुत काम की बात बताऊंगा जो कि पहले भी बताई है, शायद आपको याद हो, लेकिन मैं आज दोहरा दूंगा उसको। बूढ़ा अपने घर में बैठा अकेला क्यों रो रहा था? ये आपका होमवर्क में एक सवाल है, इसका जवाब करना है। काम की बात जो थी बच्चों, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमारे पास एक खाम ख्याल पाया जाता है, या शायद मैं इसको समझता हूँ, अपने तई तो हर कोई अपनी बात को सही समझता है, लेकिन मैं जिस ख़याल के तहत आप लोगों को सवालात देता हूँ वो मैं बयान कर देता हूँ। वो ये है, हमने सबक पढ़ा, उर्दू का जो अपना असल मकसद है वो है यही कि आपके पास नए अल्फाज, नए ख़यालात पैदा करना, उन ख़यालात का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ बनाना और उस ताल्लुक़ की मदद से अपनी बात को वाज़े करके बयान कर देना। सबक हमने पढ़ा, उसको समझ लिया। उर्दू के तमाम सबक कहानियों की सूरत पे मौजूद होते हैं आपके पास। आपने सबक पढ़ दिया, आपके जहन में उसका तसव्वुर आ गया। क्या ये सबक आपको समझ आया है? अभी मैं इस सबक को जहाँ तक हमने पढ़ा अगर बताऊँ तो बड़े आसानी से बोलेंगे समझ आया है। अब इस समझ आने का या नहीं आने का आपको कैसे पता लगेगा? आप अपने अल्फाज में बयान कर दें तो आपको समझ आ गया है, आपको अपनी बात कहने का तरीका भी आ गया है। अगर आप बयान नहीं कर पा रहे तो इसका मकसद आपको समझ नहीं आया। तो ये जो सवालात होते हैं ये इसीलिए होते हैं, हमने यहाँ पर सवाल लिखा। अब जो आपको समझ आया है, मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि आप किताब में से निशान लगाएं और सवाल का जवाब लिख लें। ये तो बहुत आसान है, मैं बड़े मज़े से इसके अंदर क्या करूं, सवालों के किताब में निशान लगवाऊं, यहाँ से यहाँ तक करना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक।
आप लिख लेंगे। सवाल ये है फिर इसमें आपकी सलाहियत कहाँ पैदा हुई, ख़ुद लिखने की सलाहियत, अपनी बात को कहने की सलाहियत, अपने अल्फाज में बयान करने की सलाहियत कैसे पैदा होगी जब तक आप ख़ुद नहीं लिखोगे। तो उसकी मशक़ हम ये छोटे छोटे सवालात में करते हैं, फिर इसके बाद हम तशरीह में करते हैं और फिर उससे ऊपर जाकर हम मज़मून जब लिखते हैं एक, ठीक है, तो उसमें हमारे बात कहने की वसअत पैदा होती चली जाती है। ये तमाम मराहिल हैं। अगर यहाँ मैं सवाल के जवाब बच्चों आपको ख़ुद लिखवाऊँ तो इसका कोई नतीजा बरामद नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए इस नज़रिए के तहत मैं आप लोगों को सवाल जो देता हूँ, सवाल यहाँ लिखता हूँ, सवाल वहीं से होता है जो हमने सबक पढ़ा होता है, ठीक है। तो होमवर्क में सवाल मिलना, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया और उसमें क्या दिया, सवाल दिया, इसलिए इस बात को मैंने मुनासिब समझा कि दोहरा दूँ, ठीक है बच्चों। तो आप इस सवाल का जवाब लिखेंगे और उसमें से निशान लगाकर किताब में से नहीं लिखेंगे, बल्कि जो कुछ आपने समझा है उसको अपने अल्फाज में बयान कर देंगे। किताब से मदद ज़रूर लेंगे, उसे सामने रख लेंगे, समझ अगर नहीं आ रही उसे एक बार फिर पढ़ देंगे, फिर पढ़ देंगे, जब तक पढ़ लेंगे जब तक आप उसको अपने अल्फाज में बोलने की सलाहियत पैदा नहीं कर लेते, ठीक है बच्चों। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।